नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का BACB सोशल स्टडीज पर। तो हम कक्षा 10वीं की भूगोल की अध्ययन कर रहे हैं। तो हमने कक्षा 10 खंड का इकाई 1 भारत संसाधन एवं उपयोग के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। हमने इसके पहले वीडियो में जाना था कि संसाधन क्या होता है एवं इसका महत्व क्या है। इसके दूसरे वीडियो में हमने जाना कि संसाधन का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है एवं कितने प्रकार में किया गया है उसके बारे में जाना। अगर आप वे वीडियो नहीं देख पाए हैं तो इस वीडियो को आप समझने में थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, अतः हमारे चैनल के वीडियोज में जाकर आप उसे जरूर देखिए। हम इस तीसरे वीडियो में उपस्थित हैं संसाधन नियोजन को लेकर। संसाधन नियोजन क्या है आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन कहलाता है। अब हम संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग से क्या मतलब है, यानी जिस संसाधन की जितनी आवश्यकता है उसको मितव्ययिता पूर्वक उपयोग करना, उसको जरूरत के हिसाब से उपयोग करना, यही जो है संसाधन नियोजन कहलाता है। यानी संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन कहलाता है। तो आइए हम पाठ्यपुस्तक पर थोड़ी सी नजर दौड़ाएं। तो इसमें हम देखते हैं संसाधन नियोजन की परिभाषा कि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि हमने जाना था कि आर्थिक नियोजन क्या है, यानी एक अर्थव्यवस्था के अंदर जितने भी संसाधन हैं उनको प्राथमिकता के अनुसार नियोजित करना, वह आर्थिक नियोजन कहलाता है। ठीक उसी प्रकार संसाधन नियोजन भी यह एक अहम विषय है जिसका तात्पर्य है कि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना। वर्तमान परिवेश में संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग हमारे सामने चुनौती बनकर खड़ा हुआ है। संसाधनों के विवेकपूर्ण दोहन हेतु सर्वमान्य रणनीति तैयार करना संसाधन नियोजन की प्रथम प्राथमिकता है। अब आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि संसाधन नियोजन की प्रथम प्राथमिकता क्या है। तो इसकी प्रथम प्राथमिकता है कि एक सर्वमान्य रणनीति तैयार करना संसाधनों के दोहन हेतु, या संसाधन को किस प्रकार हम प्रयोग करें, उसका किस प्रकार विवेकपूर्ण उपयोग करें, इसके लिए एक सर्वमान्य रणनीति को तैयार करना ही संसाधन नियोजन की पहली प्राथमिकता है। इसके अंतर्गत और भी बातों को जानेंगे कि संसाधन नियोजन किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक होता है। भारत जैसे देश के लिए तो यह अपरिहार्य है, जहां संसाधन की उपलब्धता में अत्यधिक विविधता के साथ साथ सघन जनसंख्या व्याप्त है। यहाँ कई ऐसे प्रदेश हैं जो संसाधन संपन्न हैं, कई ऐसे भी प्रदेश हैं जो संसाधन की दृष्टि से काफी विपन्न हैं। कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहाँ एक ही प्रकार के संसाधनों का प्रचुर भंडार है और अन्य दूसरे संसाधनों में वह गरीब है, वह न्यून है। जैसे कि हम झारखंड की बात कर लेते हैं, आप देख सकते हैं मैप में। तो झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आदि ऐसे प्रदेश है जहाँ खनिज एवं कोयला का प्रचुर भंडार है। उसी प्रकार बिहार भी चूना पत्थर एवं पाइराइट जैसे खनिजों में धनी है। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, परंतु कतिपय कारणों से उसका विकास नहीं हो पाया है, यानी प्रस्तुत तकनीक के द्वारा उसका उपयोग अभी तक नहीं हो पाया है। इस कारण से संसाधन नियोजन की यह एक आवश्यकता बनकर उभर रही है। राजस्थान में सौर ऊर्जा की असीम संभावनाएं हैं, साथ ही साथ पवन ऊर्जा की भी प्रचुरता है, परंतु यह राज्य जल संसाधन की दृष्टि से अति न्यून है, निर्धन है। भारत के अंतर्गत लद्दाख जैसे क्षेत्र भी है, देख सकते हैं। अगर हम भारत के मैप में अगर उत्तर की ओर देखें तो वो लद्दाख और जम्मू कश्मीर का क्षेत्र इलाका है। तो वहाँ जो है शीत मरुस्थल के रूप में अन्य भागों से अलग थलग हो गया है, लेकिन यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है, यानी कई प्रकार के यहाँ पे धर्म पाए जाते हैं, उनकी संस्कृति पाई जाती है, स्थानीय पहचान पाए जाते हैं। यहाँ जल महत्वपूर्ण खनिज एवं मौलिक अवसंरचना की बहुत कमी है, क्योंकि यहाँ पे सामान्यतः शीत का मौसम रहता है, ठंड का मौसम रहता है। इस कारण से जो वहाँ पे बर्फ हैं वो जमे रहते हैं। इसके बाद में अतः राष्ट्रीय, प्रांतीय तथा अन्य स्थानीय स्तरों पर संसाधनों के समायोजन एवं संतुलन के लिए संसाधन नियोजन की अनिवार्य आवश्यकता है। तो हमने जाना कि संसाधन नियोजन क्या है। संसाधन नियोजन है संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग। अब हम जानेंगे कि भारत में संसाधन नियोजन क्या है। तो देखते हैं कि भारत में संसाधन नियोजन की क्या आवश्यकता है, इसे किन किन चरणों में बांटकर रखा गया है।
तो आइए अब हम जानते हैं भारत में संसाधन नियोजन को। जैसा कि संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है, इसके पहले हमने जाना कि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। तो भारत में संसाधन नियोजन के लिए किस प्रकार की योजनाएं बनाई गई हैं, कैसे उसको मूर्त रूप प्रदान किया जा रहा है, आइए हम इस वीडियो में जानते हैं। तो पहला है सर्वेक्षण कराना, दूसरा है गुणात्मक एवं मात्रात्मक आकलन करना, तीसरा है रूपरेखा तैयार करना और चौथा है समन्वय स्थापित करना। तो अब इन बिंदुवार चीज़ों को, बिंदुवार ये क्रमागत घटनाओं को हम जानने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि इनके बीच क्या संबंध है और इसकी पारिभाषिक शब्दावली क्या है। तो आइए हम जानते हैं। तो इसके अंतर्गत पहला है सर्वेक्षण कराना। तो सर्वेक्षण के अंतर्गत देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कराने के लिए सर्वेक्षण कराना। जैसे कि मान लीजिए कोई क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में संसाधन मतलब कौन से संसाधन पाए जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोयला पाने की संभावना है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे सर्वे कराना पड़ेगा कि यह वास्तव में कोयला है भी या नहीं है, या अन्य संसाधन जैसे मान लो लौह इस्पात की आवश्यकता है, तो लौह इस्पात यहाँ पे है या नहीं है, तांबा है या नहीं। तो इन सभी के लिए सबसे पहले सर्वेक्षण या सर्वे कराना आवश्यक होता है, ताकि हम संसाधनों के बारे में जान सकें कि संसाधन हैं या नहीं है। अगर हैं तो कितनी मात्रा में है, तो ये गुणात्मक एवं मात्रात्मक आकलन के अंतर्गत आएगा। इसके अंतर्गत है कि सर्वेक्षणों उपरांत मानचित्र तैयार करना एवं संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक आधार पर मापन या आकलन करना। जैसे कि मान लीजिए इन क्षेत्रों में सर्वेक्षण कर लिए, अब हम पाएंगे कि यहाँ पे कितनी मात्रा में कौन से संसाधन उपलब्ध हैं एवं वे गुणवत्ता यानी क्वालिटी की दृष्टि से कितने महत्वपूर्ण हैं, कितनी क्वालिटी युक्त हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था कि कई संसाधन होते हैं, उनकी क्वालिटी भिन्न भिन्न होती है। जैसे कि मान लीजिए कोयले के प्रकार को भी हम लोग जान लें, तो कोयला में कई प्रकार के कोयला जो होते हैं वह उच्च किस्म को होते हैं, यानी अधिक मात्रा में ऊष्मा प्रदान करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं, एवं कुछ जो है कम मात्रा में प्रदान करते हैं। तो उसी तरह अगर हम सर्वेक्षण करा लिए किसी प्रदेश में संसाधन का, उसके बाद में हम गुणात्मक एवं मात्रात्मक आकलन करना आवश्यक होता है। तीसरा है संसाधन विकास योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल एवं संस्थागत नियोजन की रूपरेखा तैयार करना, यानी उसका ड्राफ्ट तैयार करना कि किस प्रकार हम एक प्रौद्योगिकी के लिए, एक संस्थागत के लिए, एक कौशल के लिए हम किस प्रकार उसका उपयोग करेंगे। और अंतिम है समन्वय स्थापित करना। समन्वय किन चीज़ों में, तो वो राष्ट्रीय विकास योजना में और संसाधन विकास योजनाओं के मध्य समन्वय स्थापित करना। जैसे कि मान लीजिए अब कोई राष्ट्र है, तो उस राष्ट्र के लिए क्या प्राथमिकताएं हैं, कौन सी योजनाएं वो लागू करना चाहते हैं जिससे राष्ट्र जो है विकास के पथ पर अग्रसर हो, तो उसके मध्य और संसाधनों के विकास के मध्य जो है एक समन्वय स्थापित करने की बात कही गई है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है, इसके लिए आवश्यक क्रियाकलाप की आवश्यकता होती है। ये क्रियाकलाप संसाधन नियोजन के सोपान होते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, परीक्षा में, कि संसाधन नियोजन के कितने सोपान होते हैं, तो संसाधन नियोजन के भारत में मुख्यतः 4 सोपान हैं। इसे हम संक्षिप्त में पहला कह सकते हैं सर्वेक्षण कराना, दूसरा है सर्वेक्षणोपरांत गुणात्मक एवं मात्रात्मक आकलन करना, तीसरा है रूपरेखा तैयार करना और चौथा है समन्वय स्थापित करना। तो इन चारों के आधार पर हम ये जो है संसाधन नियोजन को कार्यान्वित कर सकते हैं। इन सोपानों के सहारे किसी देश के उपलब्ध संसाधन का सदुपयोग कर उस देश की उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। तो इसके अंतर्गत आइए हम कुछ और महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही संसाधन नियोजन के लक्षित उद्देश्यों को हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों की गुलामी के बाद हम अंततः 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ाद हुए। तो आज़ादी के बाद से ही देश के जो नीति निर्माता थे, देश के जो कर्णधार थे, उनके मन में यह हमेशा चलती थी कि किस प्रकार हम संसाधनों का देश के विकास में उपयोग करें, प्रयोग करें। तो इस संदर्भ में भारत सरकार प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयासरत है। हमने योजना आयोग के बारे में भी जाना, जो कि योजनाएं बनाने का काम करती है, पंचवर्षीय योजनाएं बनाने का काम करती है। किसी भी इकाई पर विकास हेतु संसाधन एक आवश्यक शर्त है। मान लीजिए
कहीं पे अगर हम विकास करना चाहते हैं तो संसाधनों की आवश्यकता जो है वह पहली शर्त है, क्योंकि अगर हमारे पास संसाधन होंगे तभी तो हम विकास कर सकते हैं। तो इसलिए संसाधन की जो है आवश्यकता जो है वह पग पग पर है, ताकि हम विकास को, हमारे मानवीय विकास को हम सुदृढ़ कर सकें। किंतु प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी एवं संस्थानों में वांछित परिवर्तन के अभाव में केवल संसाधनों की उपलब्धता से विकास संभव नहीं है। आज भी हमारे देश में ऐसे कई राज्य हैं जहां संसाधन की प्रचुरता के बाद भी आर्थिक रूप से पिछड़े हुए राज्यों में इनकी गणना की जाती है। जैसे कि मान लीजिए हम झारखंड और उड़ीसा का ही नाम ले लेते हैं, तो इन दो राज्यों में संसाधनों की तो प्रचुरता तो है, लेकिन फिर भी इनकी आर्थिक स्थिति अन्य राज्यों की अपेक्षा सुदृढ़ अवस्था में, उन्नति की अवस्था में नहीं है। तो ये कुछ अपवाद कह सकते हैं, विरोधाभास भी कह सकते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि संसाधनों का हम लोग विवेकपूर्ण उपयोग कर नहीं पाए, उनकी महत्ता को जान नहीं पाए और देश और राज्य के विकास में हम लगा नहीं पाए। तो इसके विपरीत कुछ ऐसे भी राज्य हैं जो संसाधनों के अभाव में भी आर्थिक रूप से विकसित हैं। जैसा कि हमने ये विश्व स्तर पर भी जाना था कि जापान एक ऐसा देश है जो कि संसाधनों के मामले में न्यून तो है, लेकिन वहाँ पे दक्ष मानव संसाधन है। इस कारण से वह पूरे विश्व में विकसित देशों में अपना स्थान बना चुका है। तो अब हम जानेंगे कि संसाधन का संरक्षण क्या होता है और हम संसाधनों के संरक्षण को किस प्रकार कर सकते हैं, और विभिन्न विचारकों के इस संदर्भ में बातें क्या क्या है, आइए हम जानते हैं संसाधनों का संरक्षण क्या होता है। तो संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। हमने जाना कि संसाधन का संरक्षण क्या होता है, तो संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। जैसे कि हम कोई भी संसाधन है, जैसे मान लीजिए जल है, तो जल का अगर हम नियोजित उपयोग करें, यानी जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार ही उपयोग करें, एवं विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करें, यानी जब जिसकी आवश्यकता है उसके अनुसार, तो यह जो है यह संरक्षण कहलाता है, संसाधनों का संरक्षण कहलाता है। आइए हम पाठ्यपुस्तक पर नजर दौड़ाएं। तो इसमें है सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में संसाधनों की अहम भूमिका होती है। कोई भी सभ्यता हो, कहीं भी संस्कृति जब पनपती है तो वहाँ पे संसाधनों की जो आवश्यकता है महत्वपूर्ण होती है। यानी जिस जगह पे संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो तो वो जगह जो है विकास के लिए अहम होती है। किंतु संसाधनों का अविवेकपूर्ण उपयोग या अतिशय उपयोग, अंधाधुंध उपयोग जो है वह विविध प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय, सांस्कृतिक जो है समस्याओं को जन्म देती है। इन समस्याओं के समाधान हेतु विभिन्न स्तरों पर संरक्षण की आवश्यकता होती है। संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन संरक्षण के रूप में कहा जाता है। प्राचीन काल से ही संसाधनों का संरक्षण समाज सुधारकों, नेताओं, चिंतकों एवं पर्यावरणविदों के लिए एक चिंतनीय विषय बना हुआ है, क्योंकि लगातार अंधाधुंध मात्रा में मानव अपने हित लाभ के लिए संसाधनों का अविवेकपूर्ण उपयोग कर रहा है, जिसके कारण से संसाधन संकट की समस्या, पर्यावरणीय संकट की समस्या पूरे विश्व पर छाई हुई है। इस संदर्भ में महान दार्शनिक एवं चिंतक महात्मा गांधी के विचार प्रासंगिक हैं। उन्होंने कहा था, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। तो इस कथन का तात्पर्य है कि हमारे पास पेट भरने के लिए, यानी हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारे पास पृथ्वी ने बहुत कुछ प्रदान किया है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, यानी हमारी लालच को पूरा करने के लिए, हमारी लिप्सा को पूरा करने के लिए नहीं है, हमारी पेट को पूरा करने के लिए है, हमारी आवश्यकता को पूरा करने के लिए है। इसी संदर्भ में नर्मदा बचाओ अभियान, जो कि मेधा पाटेकर के द्वारा है, वह एक महत्वपूर्ण अभियान है जो कि पर्यावरणीय आंदोलन के रूप में जाना जाता है। इसी तरह चिपको आंदोलन, जो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तराखंड में तत्कालीन उत्तर प्रदेश में हुआ, जो अंगू के पेड़ को आगोश में लेकर गले से चिपक कर इस पेड़ को बचाने के लिए यह एक प्रमुख आंदोलन के रूप में उभरा। इसी तरह हम देखते हैं कि गांधी जी जैसे कई चिंतकों का मानना है कि मानव का स्वार्थी और लालची प्रवृत्ति तथा अत्याधुनिक तकनीक की शोषणात्मक क्रियाकलाप संसाधनों के तीव्रतम ह्रास के लिए मजबूर कर देता है। गांधी जी
मशीन द्वारा उत्पादन के घोर विरोधी थे। वे बड़े जनसमुदाय द्वारा उत्पादन के समर्थक थे, जिससे एक बड़ी आबादी को बेरोजगारी जैसे सामाजिक कोड़ से बचाया जा सके। यानी वे स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता के बड़े हिमायती थे। वे अपने काम को स्वयं छोटे छोटे मशीनों के द्वारा से, चरखों के द्वारा से, सूत काटने के मशीनों के द्वारा से करना चाहते थे। इसके लिए प्रोत्साहित भी करते थे, ताकि इससे हमारी आवश्यकता भी पूरी हो और साथ ही साथ लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध हो जाए और पर्यावरण को ज़्यादा क्षति भी ना पहुंचे। उनका मानना था कि इस प्रक्रिया में श्रमिकों में कार्य दक्षता के विकास में वृद्धि होगी और संसाधनों के विदोहन पर भी विराम लग सकेगा। संसाधनों के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक सम्मेलन हुए हैं, अनेक पृथ्वी सम्मेलन हुए हैं। सर्वप्रथम 1968 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम ने इसकी वकालत की थी। संसाधनों के संरक्षण की वकालत सर्वप्रथम किसने की? वर्ष 1968 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम। रोम किस देश की राजधानी है? रोम जो है इटली की राजधानी है। तो क्लब ऑफ रोम ने सर्वप्रथम 1948 ईस्वी में जो है संसाधनों के संरक्षण की वकालत की थी। उसके बाद में वर्ष 1974 ईस्वी में सुमशेर की पुस्तक थी। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछ सकता है, जैसे कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। यह कथन किनका है? तो महात्मा गांधी का। नर्मदा बचाओ अभियान से निम्नलिखित में से कौन सी जुड़ी हुई है? 2-3 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, 4, और उसमें मेधा पाटेकर रहेगा। तो सही विकल्प क्या होगा? बिल्कुल सही, मेधा पाटेकर। उसके बाद में है चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन से जुड़े हुए कौन व्यक्ति थे? सुंदरलाल बहुगुणा। तो इसका सही विकल्प क्या है? सुंदरलाल बहुगुणा। उसी प्रकार पूछ सकता है कि संसाधनों के संरक्षण हेतु सर्वप्रथम वकालत किसने किया था? तो वर्ष 1968 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम ने। उसके बाद वर्ष 1974 ईस्वी में सुमशेर की पुस्तक, सुमशेर एक लेखक हैं, इनकी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल, स्मॉल इज ब्यूटीफुल जो था इनकी प्रमुख पुस्तक थी। इस पुस्तक में भी उन्होंने संबंधित गांधी जी के विचार जो है इसमें प्रकाशित हुए हैं। यानी वे संसाधन संरक्षण को किस प्रकार बल प्रदान करते थे, उनके विचार जो हैं स्मॉल इज ब्यूटीफुल में प्रकाशित हैं। उसके बाद ब्रडलैंड आयोग द्वारा वर्ष 1987 का प्रतिवेदन भी संसाधन संरक्षण के संबंध में विश्व जगत की दृष्टि खोलने में कारगर सिद्ध हुआ। इसमें सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की संकल्पना के साथ साथ संसाधन संरक्षण पर बल दिया गया है। यानी वर्ष 1987 ईस्वी में जो है ब्रडलैंड आयोग की जो है रिपोर्ट प्रकाशित हुई। इसी रिपोर्ट में सर्वप्रथम सतत विकास की अवधारणा को बल दिया गया। सतत विकास यानी सतत का अर्थ होता है लगातार, यानी विकास की ऐसी अवधारणा जो वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी का मतलब क्या है? आगे आने वाली पीढ़ी, जो पीढ़ी आगे आएगी हमारे आगे आएगी, तो वो उन पीढ़ी के विकास को भी ध्यान में रखकर सतत विकास की अवधारणा को बल प्रदान किया गया है। तो कब प्रदान किया गया था? सर्वप्रथम 1987 ईस्वी में ब्रडलैंड आयोग की रिपोर्ट के बाद। इसमें संसाधन संरक्षण पर भी बल दिया गया था और इसी रिपोर्ट के बाद हमारा साझा भविष्य यानी आवर कॉमन फ्यूचर यानी हमारा साझा भविष्य है, इसी रिपोर्ट के आधार पर प्रकाशित हुआ। शीर्षक से भी दस्तावेज प्रकाशित किया गया। अब हम पृथ्वी सम्मेलनों के बारे में जानेंगे कि कब कौन सा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तो सर्वप्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वर्ष 1992 ईस्वी में। वर्ष 1992 ईस्वी में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। यह हुआ था रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राजील में है। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन वर्ष 1992 ईस्वी में हुआ। कहाँ आयोजित हुआ था? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। उसके बाद पुनः 1997 ईस्वी में न्यूयॉर्क में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, 1997 ईस्वी में न्यूयॉर्क में जो कि अमेरिका में है, वह द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। और जो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन है वो वर्ष 2002 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में हुआ था। जोहान्सबर्ग में जो है तृतीय जो है पृथ्वी सम्मेलन, जो संभवतः दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। तो इस प्रकार हमने जाना कि संसाधनों के संरक्षण हेतु स्थानीय स्तर से लेकर पूरे विश्व स्तर पर कई लोगों ने इसकी वकालत की, इसके प्रति अपना बल प्रदान किया, रिपोर्ट प्रकाशित किए। उनमें महात्मा गांधी के विचार प्रासंगिक हैं। उसके बाद में ब्रडलैंड आयोग का रिपोर्ट प्रासंगिक है।
सुमशेर की जो पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल प्रासंगिक है। तो इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप क्रमागत रूप से लिख सकते हैं ताकि आपको परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ साथ आपको सब्जेक्टिव प्रश्नों का अभ्यास भी हो सके। तो अब हम जानेंगे कि सतत विकास की अवधारणा क्या है और हम इसके बारे में अब हम जानेंगे कि सतत विकास की अवधारणा क्या है। तो आइए अब हम सतत विकास के बारे में जानते हैं। सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सतत विकास क्या है? विकास की वैसी अवधारणा जिसमें वर्तमान विकास के साथ साथ भावी पीढ़ी के विकास को भी ध्यान में रखकर विकास की जो क्रियाएं संचालित की जाती है वह सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास कहलाता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास हेतु सर्वप्रथम ब्रॉडलैंड आयोग ने, जैसा कि हमने पढ़ा था 1987 ईस्वी में इसकी अवधारणा प्रस्तुत की थी ब्रॉडलैंड आयोग ने। उसके बाद में पूरे विश्व स्तर पर पर्यावरण संरक्षण हेतु कई सम्मेलन हुए। उस दिशा में प्रथम जो सम्मेलन थे विश्व शिखर सम्मेलन वर्ष 1972 में प्रारंभ हुए और इस सम्मेलन के बाद से ही 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपको प्रश्न पूछा जा सकता है आपके परीक्षा में कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? 5 जून, यानी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यह 1972 ईस्वी के शुरुआत के बाद से ही इस तिथि को 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है और संभवतः अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1974 से इसकी शुरुआत हो गई थी। इसमें दिया गया है कि इसके पहले हम एक और बात को जानते हैं, डाकुओं की अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, वस्तुनिष्ठ में पूछा जा सकता है या लघु उत्तरीय में कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था से आपका क्या तात्पर्य है, यानी रॉबर्स इकोनॉमी क्या है। तो मानव एवं तकनीक की शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति, जिस प्रकार डाकुओं के जैसा व्यवहार होता है उनका, यानी शोषण करना, तो वो सभी जो हैं इस प्रवृत्ति को, डाकुओं की प्रवृत्ति को डाकुओं की अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। यानी मानव एवं तकनीक की शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति को डाकुओं की अर्थव्यवस्था या रॉबर्स इकोनॉमी के रूप में जाना जाता है। और दूसरी बात हमने जाना कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अब हम जानते हैं सतत विकास की अवधारणा में निहित कुछ मूल्यों के बारे में। संसाधन मनुष्य के जीविका का आधार है। जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधनों में या संसाधनों के सतत विकास की अवधारणा आवश्यक है। संसाधन प्रकृति प्रदत्त उपहार है की अवधारणा के कारण मानव ने इनका अंधाधुंध दोहन किया, जिसके कारण पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न हो गई हैं। व्यक्ति के लालच लिप्सा ने संसाधनों का तीव्रतम दोहन कर संसाधनों के भंडार में चिंतनीय ह्रास ला दिया है। संसाधनों का केंद्रीकरण यानी सेंट्रलाइजेशन, यानी किसी एक व्यक्ति के पास अगर संसाधनों का केंद्रीकरण हो जाए तो वह खास लोगों के हाथों में आने से समाज 2 स्पष्ट भागों में बढ़ जाता है। एक है संपन्न वर्ग और दूसरा है विपन्न वर्ग। यानी संपन्न वर्ग के पास संसाधनों की प्रचुरता है, लेकिन जो विपन्न वर्ग है उसके पास संसाधनों की न्यूनता है। संपन्न लोगों द्वारा स्वार्थ के वशीभूत होकर संसाधनों का विवेकपूर्ण दोहन किया गया। ये हम विश्व स्तर पर भी देख सकते हैं, जैसे कि जितने भी विकसित देश हैं उन्होंने संसाधनों का पूर्व औद्योगिक काल में दोहन किया, जिससे विश्व परिस्थिति में घोर संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। भूमंडलीय तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग यानी पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ते जा रहा है। ओजोन क्षय यानी ओजोन लेयर में जो क्षय हो गया है, पर्यावरण प्रदूषण हो गया है, मृदा का क्षरण हो रहा है, भूमि का विस्थापन हो रहा है यानी भूमि एक जगह से खिसक कर दूसरे जगह जा रही है, अम्लीय वर्षा हो रही है, असमय ऋतु परिवर्तन जैसी पारिस्थितिक संकट पृथ्वी पर व्याप्त सभ्यता संस्कृति को निकल जाने को तैयार है। तो अभी भी वक्त है हम सतत विकास की ओर मुड़ें और हम अपने पृथ्वी को पुनः हरा भरा करें। अगर इन स्वार्थी तत्वों या देशों द्वारा अनवरत विदोहन चलता रहा तो पृथ्वी का जैव संसार विनाश के आगोश में पड़ जाएगा। उपरोक्त परिस्थितियों से
निजात पाने एवं विश्व शांति के साथ जैव जगत के गुणवत्तापूर्ण जीवन लौटाने के लिए सर्वप्रथम समाज में संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा अपरिहार्य है। यानी जो अमीर वर्ग है और जो गरीब वर्ग है, या जो संपन्न वर्ग है और विपन्न वर्ग है, इनकी जो खाई लगातार बढ़ती जा रही है, तो इनके बीच को पाटना आवश्यक है, यानी संसाधनों का न्यायोचित बंटवारा आवश्यक है। दूसरे शब्दों में संसाधनों का नियोजित उपयोग होना आवश्यक है। इससे पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं के मद्देनजर वर्तमान विकास को कायम किया जा सकता है। ऐसी धारणा ही सतत विकास की धारणा कही जाती है। इससे वर्तमान विकास के साथ भविष्य भी सुरक्षित रह सकता है। तो हम सतत विकास यानी ऐसी विकास की अवधारणा जिसमें हम भावी पीढ़ी के विकास को भी ध्यान में रखें, और दूसरा है कि हम समावेशी विकास को संचालित करें जिससे समाज के सभी वर्गों का उदय हो। इस आधार पर हम संसाधन का संरक्षण भी कर सकते हैं तथा विकास को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं, सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और हमारा अध्याय भी यहीं पे समाप्त होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में अगले अध्याय की चर्चा करेंगे। आपको जो भी प्रश्न है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हमें सुझाव जरूर भेज सकते हैं। तब तक चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमें एक नया प्रोत्साहन देता है। धन्यवाद।